हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग भौतिक विज्ञान के 2023 के सेट फर्स्ट का सलूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इस सेट के क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन को यहाँ पे जैसे विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम जो दे रखा है, यहाँ तक के जितने भी प्रश्न हैं इनका आंसर हम लोग पहले 2 पार्ट में वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब इससे संबंधित पार्ट 3 वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज्यादा पार्ट इसलिए बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर वाले सबको करने हैं और इसका डेरिवेशन लंबा जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए टाइम टेकन हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें ये हो गया था, इसके क्वेश्चंस को करने थे। इसमें छठा का न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं तथा तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है ना। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। इस जैसे ऐसा बोला है ए और बी 2 तार लीजिए, ए का व्यास बी के व्यास से आधा हो। आधा किसका होना चाहिए? ए का, मतलब ए वाला तार पतला होगा, अब बी वाला तार का क्या होगा? मोटा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बना रखा है मैंने एक चित्र कि ये तार ए है, तार ए का व्यास ये है और ये दूसरा तार बी है। तो तार बी जो है वो मोटा है ना, क्योंकि इसका व्यास डबल है। तो अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या मैं आर लूं तो ये तो इसका आधा हो जाएगा, r/2, क्योंकि व्यास आधा है तो त्रिज्या भी कितनी होगी? आधी ही होगी। तो अगर इसकी त्रिज्या r लिया मैं तो इसकी त्रिज्या a की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। अच्छा, इसके जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है, मतलब इस हिस्से का और इस हिस्से का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये जो क्षेत्रफल आएगा a = πr² आएगा, है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो उसमें भी इसमें r था, अब यहाँ पे r की जगह क्या है? r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो πr²/4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे इसमें एक अच्छी बात बोला है कि द्रव्यमान जो है ना वो दोनों का समान है। दोनों जो छड़ हैं उनका द्रव्यमान समान है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के, ये बात बोला है ना। द्रव्यमान समान है मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। तो देखिए जब द्रव्यमान समान होता है तो आयतन समान होता है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये तार है, तार कैसा होता है? बेलनाकार। तो आयतन बेलन का निकालते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, है ना। तो πr²h इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब h क्या है? इसकी लंबाई h हो जाएगी, इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई L। तो ये L1 हो जाएगा इसमें और ये L हो जाएगा इसकी h, πr²h। तो वही देखिए हमने लिखा है पहले वाले a के लिए πr²h, तो पहला के लिए पाई हो जाएगा, r का मान r/2 है तो r/2 का स्क्वायर, और h मतलब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? L1, तो L1 ले लिया, ठीक है। देख लीजिए L1 दे रखा है तो हमने कितना रख लिया? L1। इसी तरीके से इसके रेफरेंस में देखिए तो इसका होगा पाई और त्रिज्या कितनी है? r, तो r², और ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई मतलब लंबाई के बराबर होगी, तो लंबाई कितनी है? L के, ठीक। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² भी कट जाएगा, और 2 का वर्ग कितना? 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हो जाए 4। तो ये L1 अब बटे 4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 1/2 का वर्ग कितना आएगा? 1/4। और ये आपका आ गया L। तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए इसके अपन 1 करके, अगर आप देखिए तो L1 = कितना आएगा? 4L। L1 = कितना आ गया? 4L, ठीक है। L1 का मान आ गया 4L। अब देखिए आप सभी लोग इस सूत्र को जानते हैं कि R होता है ρL/A, ठीक। हम दोनों के रेफरेंस में देख रहे हैं। पहला का रेफरेंस के लिए ए वाले तार के संदर्भ में हम इसको r' मान रहे हैं, r1 मान रहे हैं, क्योंकि इसमें L1 लिए हैं लंबाई, तो r1 मान रहे हैं। और दूसरे वाले के लिए एक्चुअल वाले का हम r मान रहे हैं, जिसको हमें निकालना है। तो R होता है ρL/A, तो ये तो हो गया ρL/A। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है आपका L1 और इसकी लंबाई कितनी है? L है, L2 नहीं है, ये कितना है? L है, तो ρL/A है, ठीक। अब देखिए ये R1 तो R1 ही रह गया और ये रो रह गया। L1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? L के पदों में लिखें तो L1 बराबर होता है 4L, तो यहाँ पे आप रख देंगे 4L और बटे A, और ये R बराबर कितना होगा? ρL/A। A की जगह क्या लिख सकते हैं? πr² लिख सकते हैं।
ए की जगह ये लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, रो एल बटे पाई आर स्क्वायर, इसका मान अगर हम देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, आर आ रहा है। इस पूरे का मान कितना आ रहा है, आर, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, ये हो गया रो और ये हो गया 4, ये हो गया एल। अब ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ए वृत्त का क्षेत्रफल ए ही होगा, ए का मान होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल निकाले हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो वही पाई आर स्क्वायर है। आर का मान यहाँ आर बटे 2 दिया है, तो आर बटा 2 रख दिए हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब देखिए आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ही होगा। नीचे से मैं समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर समझ आएगा। एक सेकंड, दिखाई नहीं दिया होगा, वापस से बोलता हूँ। देखिए आर इक्वल टू रो 4l अपॉन ए आया था, है ना। L1 की वैल्यू 4a रखने पर, 4l रखने पर, अब a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो R1 इक्वल टू रो, ये 4, ये l, और a का होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए त्रिज्या a के लिए कितनी है, r बटे 2, तो r बटे 2 का वर्ग, है ना। अब देखिए, अब r बटे 2 का वर्ग हो गया। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा स्पष्ट एक चीज, कि ये हो गया R1 इक्वल टू, ये 4 जो था वो 4 आगे पहले, 4 आगे पहले, रो और l, तो रो और l आ गया। ये r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 2 दूनी 4, तो ये 4 जो है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 और 4 यहाँ आ गया, और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया R1, और 4 चौके 16, तो यहाँ पे आ गया 16। और इस पूरे की जगह आप यहां से देखिए, तो इस पूरे का मान कितना होता है, R। तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये R रख सकते हैं, तो R रख देंगे, तो ये कितना आ गया 16R। बात समझ आ गई। R1 का मान दिया है 24, तो अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको दिखे। R1 का मान दिया था 24, तो आपने यहाँ 24 रख दिया, और ये 16 था, तो 16 को जब इधर भेजेंगे तो 24 बटे 16 हो जाएगा। तो R का मान कितना आ जाएगा, 24। इसका R1 का दे रखा है क्वेश्चन में 24, तो 24 और 16 इधर आएगा, 24 बटे 16 R का मान हो गया। तो विच इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए जब इसको आप कैंसिल करेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, तो 4 चौके 16 हो गया, 4 छक्के 24 हो गया। अब इसको फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 बटा 2 आ जाएगा। और 3 बटे 2 को फिर भाग करें अगर, तो कितना आता है भाई, 3 बटे 2 को भाग करिए तो यह आ जाएगा 1.5 ओम, जो कि इसका उत्तर है 1.5 ओम। ठीक है, यहीं पर डायरेक्ट अगर भाग कर दीजिए तो 1.5 बार चला जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन हो गया, जो कि आप लोगों ने देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन दे रखा है लुईस दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य की अवधारणा का क्या तात्पर्य, समझिए से क्या तात्पर्य है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित करना है। किसको, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का संबंध किसके पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं, ये भी आसान है। सबसे पहला हेडिंग इसका देखिए, लुईस दे ब्रॉगली द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। तो आप हेडिंग यही करिए, लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा। ठीक है, ये हेडिंग करिए, फिर इसके विषय में लिखिए। देखिए यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ क्लियर। देखिए लिखा है लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा, लिखा है ना। फिर इसमें लिखा है किसी वस्तु के संवेग और द्रव्यमान के संबंध में संबंधित तरंगदैर्घ्य को दे ब्रॉगली का द्रव्य तरंग अवधारणा के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब निकालते हैं इसको। देखिए क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू एच न्यू होता है, आप जानते हैं एच प्लैंक नियतांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, तो E इक्वल टू एच न्यू होता है। आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 है और इसको क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, आप लिखा है समीकरण 1 तथा 2 से। आप खुद देखिए, ये वाला जो समीकरण का बायां पक्ष है
वो इसके बराबर है, तो दाहिना दाहिने के बराबर होगा। ये LHS के इक्वल है, तो RHS के बराबर होगा। ये समीकरण का नियम होते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, E बराबर h न्यू है, यहाँ पे क्या E इक्वल टू MC है, तो यहाँ पे E इक्वल टू MC का MC यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि E का मान E बराबर क्या होता है MC, और E की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसलिए MC। ऐसा भी कह सकते हो आप, या ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अतः देखिए MC स्क्वायर ये जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, h न्यू के। अब देखिए C को आप इधर भेजेंगे, C आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा h न्यू और बटे C स्क्वायर आ गया। और ये आपका M है, तो M इक्वल टू कितना आएगा, h न्यू बटे C स्क्वायर। न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, न्यू बराबर होता है C बटे लैम्डा, C बटे लैम्डा। तो M बराबर, अब देखिए ये M था बराबर, ये H था तो H ही है, बटे C स्क्वायर था तो C स्क्वायर ही है। और न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, C बटे लैम्डा अभी यहाँ पे लिखा है, तो न्यू की जगह रख दीजिए C बटे लैम्डा, तो C से C का वर्ग कट जाएगा, तो H बटे कितना आएगा, C लैम्डा। ये आ गया H बटा कितना, C लैम्डा। ठीक है, अब देखिए फोटान के संवेग के लिए यहाँ पे दे रखा है कि फोटान के संवेग P बराबर होता है mv, है ना, P इक्वल टू होता है mv, लेकिन फोटान की चाल v जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, इसीलिए P बराबर mc लिखा है। ठीक है, P इक्वल टू mv होता है संवेग, आप जानते हैं, लेकिन फोटान के लिए P इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc, क्योंकि फोटान प्रकाश की चाल से चलता है। अब देखिए P इक्वल टू m का मान आप यहाँ निकाले हैं, m इक्वल टू कितना निकाले हैं, hc अपॉन लैम्डा, तो m की जगह रखिए hc अपॉन लैम्डा, और ये c है तो c रखिए, c से c कट जाएगा, बचेगा कितना, h अपॉन लैम्डा, तो P इक्वल टू कितना आएगा, h अपॉन लैम्डा। हमें निकालना क्या था भाई, तरंग, द्रव्य तरंग, तो द्रव्य की तरंग के लिए इसके बटा 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे, तो लैम्डा यहाँ चला आएगा और P यहाँ चला आएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन P, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन P। आगे बढ़ते हैं, इसको गतिज ऊर्जा के पदों में बोला है, ये अच्छी बात है, तो फिर इसका हेडिंग कर रहा हूं कि गतिज ऊर्जा के पद में इसको देखना है। क्योंकि 5 नंबर का दिया है तो कहीं न कहीं कंफ्यूजन तो क्रिएट करेंगे ये लोग, है ना। देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। अब देखिए इस 2 का अगर अगर 2 का इधर भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं ना, हम इधर भी m का गुणा कर रहे हैं, इधर भी m का गुणा कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ये m का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, m के, और इधर भी देखिए हाफ mv स्क्वायर में हमने किससे गुणा कर दिया, m से, तो अब 2 का इधर करें अगर हम, तो 2 ऊपर आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 2mk इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m इंटू m स्क्वायर, और ये v स्क्वायर, तो mv स्क्वायर हो गया। अब दोनों को अगर वर्ग हटा दें तो वर्ग दोनों पे आ जाएगा, mv पे स्क्वायर, और उस स्क्वायर को इधर भेजें तो कर्णी में हो जाएगा, तो हो गया √2mk इक्वल टू mv। ठीक है, तो mv का मान कितना हो गया, √2mk। अब देखिए वही लिखा है हमने कि पुट द वैल्यू ऑफ mv इन द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख रखा था ऊपर, अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए लिखा है लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन mv, ये होता है, ये अभी डेरिवेशन किया है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p था, और p बराबर क्या होता है, mv, पीछे डेरिवेशन किया था, है ना, तो mv है। अब mv का मान देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया, कितना निकालने हैं, √2mk, यहीं पे वही वैल्यू रख दीजिए √2mk, तो द्रव्य ये जो तरंगदैर्घ्य है ये गतिज ऊर्जा के पदों में आ जाएगी। देखिए वही रख दिया है यहाँ पे नीचे, तो हो गया है आपका लैम्डा इक्वल टू, ये हमने लिखा है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, तो h अपॉन mv की जगह क्या रख दिए, √2mk, तो √2mk लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2mk। ठीक है, इसका भी फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना है, 5 नंबर का दिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं कैसे होगा। इसको मेरे पास एक नोट्स है, मैं उसके थ्रू समझा देता हूं, जो कि मैं बच्चों को दिया हूं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखी है समांतर प्लेट संधारित्र।
ठीक है, कि हाउ डज इट वर्क्स, पहले थोड़ा सा देखते हैं फिर समझाते हैं। देखिए, समांतर पट्टी का संधारित्र होता क्या है, एक इंट्रो दिया गया थोड़ा सा, कि यह मुख्यतः दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं। इसमें मुख्यतः दो लंबी व समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती हैं। ये प्लेटें परस्पर ठीक व समांतर होती हैं। ठीक, अब देखिए वही यहाँ पे दो प्लेटें आपको दिखाई दे रही होंगी चित्र में, दिखाओ सॉरी, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए दिख गया ना। ये दो प्लेटें हैं, एक x है एक y है। इस प्लेट का क्षेत्रफल a है। ये प्लेट जो है धनावेशित है, ये प्लेट ऋणावेशित है। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है और प्लेट का पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा है। बात समझ आई। अब जो मैंने कहा था ना कि जब भी कोई डेरिवेशन कीजिए तो आप चित्र को ध्यान रखिए और बाकी सारी चीजें वही लिख दीजिए। तो देखिए वही मैंने लिखा भी हूं कि x और y है, तो हमने लिखा है माना x और y धातु के दो समतल प्लेटें हैं। प्लेट x पर प्लस q आवेश है। प्लेट x पे आवेश कैसा है, प्लस q, तो वही लिखा है प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है प्रेरण द्वारा। उसके सामने वाली प्लेट y जो है उसके भीतरी तल पर माइनस q कूलम आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस q कूलम आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक को चार्ज देते हैं, x को क्या करते हैं, प्लस q आवेशित करते हैं, जिसके वजह से इसके अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये चूंकि सब पॉजिटिव हो गया तो प्लस वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्टिव हो जाएंगे और इसके उपस्थित जो प्लस होगा ये प्लेट के बाहर वाले साइड पे आ जाएगा। ठीक, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ये इसके बीच की दूरी d हो गई, इस पूरे का क्षेत्रफल ये हो गया और पृष्ठीय घनत्व ये है। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं अब। देखिए इसमें लिखा गया है कि माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई, तो तीव्रता जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि चद्दरों के बीच के स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है Q और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A, अतः सिग्मा इक्वल टू कितना होगा Q बाई A। ठीक है, आवेश बटे क्षेत्रफल, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A। अब देखिए E इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, है ना, तो यहाँ पे हो गया Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह हम क्या रख रहे हैं, Q बटे A रख रहे हैं, तो यहाँ पे Q बटा A होगा और एप्सिलॉन नॉट तो कितना हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है ना, ध्यान से देखिए E इक्वल टू है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और Q इक्वल टू कितना होता है सिग्मा बटे A, तो इसकी जगह सॉरी सिग्मा की जगह हम क्या रखेंगे Q बाई A, तो यहाँ पे हम रख देंगे Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने मान लिया समीकरण 1। आगे देखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V वोल्ट है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है D है, तो E बराबर होगा V बाई D। ये विभव प्रवणता था, एक प्रवणता गुणांक वहां से निकाला है। ठीक है, E इक्वल टू होता है V बाई D, तो इसके बटा 1 करके तिर्यक गुणा करें, अगर इसके बटा 1 करके तो V का 1 में गुणा करेंगे तो V और E का D में करेंगे तो ED, तो V बराबर क्या हो जाएगा ED हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ देखिए, समीकरण 1 से क्या होता है कि Q बटे A एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और E बराबर कितना होगा V बटे D होता है। E इक्वल टू कितना होता है V बाई D, तो V को इधर करेंगे तो ED आया है और समीकरण E का मान कितना है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, तो वही मान यहाँ पर रख दीजिए, तो V बराबर हो जाएगा E की जगह क्या रख रहा है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, तो E की जगह रख दिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट A रख सकते हैं, E की जगह ये वैल्यू रख दिए और ये D तो था ही, तो ये D यहाँ पे है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक, अब संधारित्र की धारिता जो होती है C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V का मान आप देखिए क्या निकाले हैं आप QD बटे एप्सिलॉन नॉट A, तो वही यहाँ पे जो V है ना, तो C बराबर ये Q था तो Q रह गया और नीचे आपका QD बटे एप्सिलॉन नॉट A हो गया। ठीक,
अब देखिए Q से Q कट जाएगा और ये E एप्सिलॉन नॉट A जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे D फैराड, इतना आ जाएगा। अब अगर बीच में कहीं परावैद्युतांक माध्यम आ गया, जो कि बोला गया था सवाल में कि परावैद्युतांक माध्यम भरा गया है, तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो C के इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और जो ये परावैद्युतांक भरा है ये आ जाएगा अंश में एप्सिलॉन नॉट K A बटे D। ठीक है, बात समझ आई होगी आप लोगों को। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए C बटे C बराबर K आ जाएगा, कहां से, परावैद्युतांक के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया है कि समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर, ये समीकरण 2 था, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट रुक जाइए और मैं दिखा देता हूँ वापस से। ये 2 है समीकरण, यहाँ पे देखिए दे रखा है 2 ऊपर और ये दे रखा है 4। समीकरण देखिए 2 में 3 से भाग करने पर, ठीक है, यहाँ गलती से 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखना चाहिए। 2 में 3 से भाग करना है, ये 3 ही है, ठीक है। 2 में 3 से भाग करने पर तो ये आपका 2 कितना है C, तो C बटा C के, और इसके बटा ये आएगा, तो ये पूरा कट नहीं जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटे D से एप्सिलॉन नॉट A बटे D पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका K बचेगा, है ना। तो C बटे C के इक्वल टू K, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज जो डेरिवेशन में आ जाएगी C इक्वल टू K C। देखो यहाँ मैंने लिख रखा है ऊपर कि C के इक्वल टू K C, ठीक। अतः क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, अतः यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है, यानी जितना परावैद्युतांक रहेगा उतनी ही गुना बढ़ जाएगी। बात समझ आ गया होगा आप लोगों को, एक बार इसको रिपीट करके समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन बोल रखा है, ये तो हमने कर लिया। 8वां बोल रखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणियों का संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये भी आपको बताना है। 5 मार्क्स के पूछ रखा है, ठीक। उसके बाद विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर ये जो सेट है ये ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं, देखते समझते हैं इसको। यहाँ पे इसको ना मैं ग्राफ के माध्यम से ही समझा देता हूँ। यहाँ देखिए जो भी हेडिंग करके बोला था ना इन्होंने कि जो श्रेणियां हैं अलग अलग, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, है ना, इन सब श्रेणियों के विषय में हम लोगों को बात करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख आप हेडिंग करेंगे। इसमें देखिए इस सवाल को कितनी बार पूछा है, देखो 15, 17, 15, 18, 23, 18, 23, 18, 23, फिर 18, 20, 22, 23, है ना। तो 23 में तो ये 3-4 बार पूछ लिया गया है, तो कई बार ये आपके सामने आने वाला है। तो देखिए इसको यहीं से समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आसान सा है, और जो थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें लिखनी है वही मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लाइनिंग कलरफुल बनाया था, तो ये मैं डायग्राम बनाने से बचने के लिए इसमें ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है कि बोर, हेडिंग कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले जो ये दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, ये वाला हेडिंग कर लीजिए क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था, है ना। अब उस हेडिंग करने के बाद उसमें ये पहली लाइन आपको बस लिखना है यहाँ से कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं के लिए निम्न सूत्र प्राप्त किए। En इक्वल टू -RHc/n²। जब R को, H को, C को, ये सब नियतांक है। C प्रकाश की चाल है, ये रेडरबर्ग कांस्टेंट है, H प्लांक कांस्टेंट है। तीनों को जब हल किया गया तो मान आता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इतना मान आता है। तो आप ज्यादा कुछ मत लिखिए, आप ये 2 लाइन लिखिए और उसके बाद ये लिखिए, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए और ये लिखिए कि माना हाइड्रोजन परमाणु के 2 ऊर्जा स्तर N1 N2 हैं जिनके संगत ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं। यदि ऊर्जा स्तर E2 से E1 पर संक्रमण द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू हो तो
एच न्यू इक्वल टू होगा E2 माइनस E1। ठीक है, एच न्यू इक्वल टू कितना होगा E2 माइनस E1। और जब एच को आप इधर भेजेंगे इसके नीचे तो न्यू इक्वल टू कितना होगा E2 माइनस E1 बटे एच। तो वही आप देखिए लिखा है न्यू इक्वल टू कितना लिखा है E2 माइनस E1 बटे एच। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू आर सी देखिए यहाँ पे देख रखा है आपको RC और H अपॉन N है ना, ये दे रखा है RC और फिर H। तो यहां से अगर इस वैल्यू को आप रख दीजिए ना C को, यहां देखिए न्यू था E2 माइनस E1 बटे H है ना, तो E2 माइनस E1 बटे H जो है बराबर RC और ये ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 का होल स्क्वायर माइनस N2 का होल स्क्वायर। ये कहां से आया आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो देखिए इसको समझा देता हूं। E2 और E1 का मान यहां से रख दीजिए, इसमें से 1 बटा H को ना कॉमन कर दीजिए और बचेगा कितना E2 माइनस E1। 1 बटे H को कॉमन कर दीजिए तो E2 की जगह ये हो जाएगा RHC अपॉन N2 स्क्वायर और उसके बाद RHC अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को रखेंगे, माइनस माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा N1 वाला, इसलिए प्लस पहले आ जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें H है ना और ये भी 1 बटा H है, तो जब H को कॉमन लेंगे इन दोनों में से E1 E2 में से जो H आएगा तो H से H कट जाएगा, तो बचेगा क्या RC और ये 1 बटे N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे N2 का स्क्वायर। इसमें आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, E2 और E1 का मान रखना है। इसमें 1 बटा H निकाल लीजिएगा और E2 की जगह आप रखिएगा माइनस RHC N2 का होल स्क्वायर और फिर E1 की जगह रखिएगा माइनस RHC N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा E1 वाला, इसलिए पहले आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन N1 स्क्वायर इसलिए पहले लिखा है और ये नेगेटिव था तो माइनस वाले को बाद में लिखा माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए परंतु न्यू इक्वल टू क्या होता है C अपॉन लेमडा, अभी पीछे हम लोगों ने किया है। न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लेमडा, तो ये जो न्यू है इसकी जगह आप C अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C अपॉन लेमडा और ये कितना है RC, ये हो गया RC, यहाँ पे C नहीं है, क्यों नहीं है भी बता रहा हूँ, RC और बटे 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो देखिए जब न्यू की जगह यहाँ पे आप C बटे लेमडा रखोगे तो C से C कट जाएगा, अंश से अंश कट सकता है, तो न्यू की जगह क्या रखेंगे C बटे लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा C बटे लेमडा, बीच वाला छोड़ दीजिए, C बटे लेमडा बराबर RC। ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। देखिए भी की जगह यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो C बटे लेमडा रखते हैं, यहाँ C आता C बटे लेमडा इक्वल टू ये कितना था RC, तो हम यहाँ RC लिखते हैं RC और फिर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर यही लिखते हैं, है ना। तो सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से मैं बताता हूं। देखिए यहां पर इसमें न्यू की जगह हमने रख दिया C अपॉन लेमडा, तो ये जो न्यू था यहाँ पे देखिए बन गया C अपॉन लेमडा, यहाँ आ गया C अपॉन लेमडा और ये RC था तो हमने RC लिखा और 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर ये था तो ये लिख दिया। अब C से C कट गया तो 1 बटे लेमडा बराबर कितना आ जाएगा R और 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो श्रेणियों की बात कर रहे हैं लाइमन, बामर, पास्चन, इन श्रेणियों पे आते हैं। तो देखिए इसका एक चित्र बनाना है, आपको बोला गया है यार एक चित्र बनाने के लिए, तो ये आपके सामने तो स्पष्ट हो ही रही हैं श्रेणियां। देखिए आप क्या करिएगा, एक N1 बनाइएगा, पहली लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके टोटल आप इसमें ना 9 लाइन बनाया जाता है। 9 में से क्या करते हैं 6 लाइन तक तो लिख देते हैं N1 N2, ऊपर की 2 लाइन छोड़ देते हैं और सबसे ऊपर वाले को n इक्वल टू अनंत लिखते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं कि इसके ऊपर नहीं है, ये लास्ट है, अनंत है। ठीक, अब देखिए जो ये N1 N2 N3 N4 N5 N6 ये सब क्या है, ऊर्जा स्तर है, या इससे ऊपर भी ऊर्जा स्तर है। तो अलग अलग ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटता है। ठीक है, तो उससे जो श्रेणियां बनती हैं उन श्रेणियों को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लौट रहा है, प्राथमिक ऊर्जा स्तर या n बराबर n, प्राथमिक ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन लौट रहा है, चाहे वो दूसरे से आ रहा है, चाहे तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 6वें से, 7वें से, 8वें से, कहीं से भी,
किसी भी ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन लौटकर यदि पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो इससे बनने वाली जो एक श्रेणी है, इस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से कहीं से भी लौट के किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से लौट के n=2 यानी द्वितीय ऊर्जा स्तर में अगर प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इससे प्राप्त श्रेणी को हम लोग बामर श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य से तीसरे में अगर लौट के आ रहा है तो प्राप्त श्रेणी पासचन होती है। चौथे में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको प्राप्त श्रेणी ब्रैकेट होती है। पांचवें में अगर आ रहा है तो प्राप्त श्रेणी फुंड होती है। तो 5 श्रेणियां होती हैं, लाइमन, बामर, पासचन, ब्रैकेट, फुंड। याद कैसे करेंगे कि पहले वाले में जो आएगा वो लाइमन, दूसरे ऊर्जा स्तर में आने से प्राप्त श्रेणी बामर श्रेणी और तीसरे ऊर्जा स्तर में आने वाले इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त श्रेणी पासचन श्रेणी, चौथे वाले में आने वाले इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी और पांचवें में आने वाले इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त श्रेणी को फुंड श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसमें एक एक के विषय में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को। एक चीज है इसमें, सबसे पहले लाइमन श्रेणी हेडिंग करेंगे, ये लाइमन हेडिंग करने के बाद यहाँ जो ऊपर लिखा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइमन श्रेणी हेडिंग करेंगे, हेडिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे भी लाइमन के विषय में कुछ दे रखा है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ उसके बाद बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। देखिए लिखा है, इन रेखाओं को सबसे पहले लाइमन ने सन 1916 में प्राप्त किया। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, और इनसे प्राप्त श्रेणियां लाइमन श्रेणी कहलाती है। देखिए बहुत ज्यादा कुछ इसमें से याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो यहाँ पे कहीं से भी, यहाँ इधर कहीं से भी निकल के कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से निकल के प्राथमिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तो प्राप्त श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। याद रहेगा, बहुत आसान सा बता रहा हूं, इतना ही लिखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं सोचना है, इतना लिखिए। हाँ, उसके बाद ये वाला सूत्र आपको लिखना है कि 1/λ = r 1/n1² - 1/n2² से संबंधित लाइमन श्रेणी के संबंध में सूत्र लिखना है। तो लाइमन श्रेणी में देखिए वही सवाल, यही सेम टू सेम फॉर्मूला जो ऊपर दिया है, यही फॉर्मूला यहाँ दिया है। देखिए तो 1/λ बराबर हो जाएगा r और 1/1 का वर्ग माइनस 1/n का वर्ग, यानी n1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप खुद ही जानते हैं लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन हर जगह से चल के कहाँ पे आ रहे थे, पहले में आ रहे थे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके लिए n2 के लिए n रखा इन्होंने, n1 का मान कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि जिसमें लौटेगा वो n1 और जहां से लौटेगा वो n2। तो इसमें लाइमन श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन लौट कहां से रहा था, 2, 3, 4, 5 अनंत तक की किसी भी कक्षा से लौट रहा था। तो n2 का मान 2 से लेके अनंत तक और n1 का मान 1। शायद आपको समझ आ गया होगा। तो 1/λ = हो जाएगा r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ठीक, ऐसे ही देखिए दूसरा परिभाषा बताता हूं आपको। दूसरा दे रखा है किसका, बामर का। तो बामर श्रेणी में भी यही लिखेंगे कि जब परमाणु को किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक है, जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी बामर श्रेणी कहलाती है। तथा इसके लिए सूत्र, फिर पुनः उसी सूत्र को लिखिए, 1/λ था तो 1/λ = r, इसमें लौट के कहाँ आएगा, दूसरे में, तो n1 का मान 2 का वर्ग और n2 कहाँ हो सकता है, अनंत से, मतलब कहीं से भी हो सकता है ना, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। तो कहाँ से लेके, 3 से लेके अनंत तक, तो वही लिखेंगे 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट। तो देखिए n1 = 2 लिखा है और n2 = 3, 4, 5 कहाँ तक, अनंत तक। इसी तरीके से पासचन का भी बनाना है, ठीक है। तो पासचन में आप क्या लिखेंगे, सेम वही चीज लिखेंगे कि जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो प्राप्त श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है। आपको खुद से बनाना है, एक भी याद नहीं करना है इसमें से, ठीक है। पांचों समझ के खुद बनाना, क्योंकि चित्र में दिखाया गया है। तो इसको पाश्चन श्रेणी कहते हैं। अब इसके सूत्र के लिए भी यही लिखेंगे, 1/λr, और n1 का मान इसमें क्या होगा, देखिए तीसरे में आ रहा है तो n1 का मान 3 रखेंगे तो 1/3 का वर्ग, अब माइनस 1/n2, n2 का मान कितना रखेंगे इसमें, देखिए यहाँ 3 है तो 3 में तो आ ही रहा है, 3 के ऊपर क्या है 4, 4 से लेके अनंत तक, तो वही 4 से अनंत तक लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से बाकियों का भी आप खुद से बना लेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे स्पष्ट हो रहा है कि चुंबक के वजह से विद्युत का निर्माण होना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी समझा रहे हैं क्या होता है, तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। तो फैराडे के 2 नियम होते हैं, मैं लिखा नहीं हूं उनको, लेकिन इस बुक के माध्यम से समझा देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। इसमें भी ठीक लिखा है, कम शब्दों में लिखा है तो बता देता हूं। देखिए सबसे पहला दे रखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो आप लिखेंगे वही कि जब किसी कुंडली को तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ आई? फिर से एक बार देख लीजिए कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद ये बना देंगे आप, ये एक प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, 2 कुंडलियां बना देंगे, और इसको जब आगे पीछे करेंगे तो इसके वजह से इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, और फ्लक्स में परिवर्तन आने की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो इनका हेडिंग क्या था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप यही हेडिंग डाल दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इतनी बात लिख के ये एक चित्र बना दीजिएगा, ठीक। अगली बात देखिए, इसी सवाल में इन्होंने क्या बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को व्यक्त कीजिए। तो फैराडे के 2 नियम हैं, दोनों नियमों को देखिए यहाँ पर दे रखा है, उसको भी क्लियर बता देता हूं आप लोगों को। पहला नियम क्या होता है फैराडे का, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ठीक, 1 मिनट, सॉरी दिखाई शायद नहीं दे रहा है, 1 सेकंड मैं बताएगा हूँ, जस्ट वेट। फैराडे की क्वेश्चन ही बस आ रहा है ना, देखिए दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखिए, अब क्लियर समझ आ जाएगा, अब दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, आप लोग नाराज मत होइएगा, समस्या हो जाती है कुछ कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रथम नियम फैराडे का नियम के अंदर फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम, ठीक। इसमें क्या बोला है कि फैराडे का पहला नियम हेडिंग करेंगे और आप लिखेंगे जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। यदि परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। जब परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो विद्युत धारा का बहना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पूछा है, तो पहला नियम यही है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक। तो ये पहला हो गया।
दूसरा नियम देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम बोला है कि जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी ना, इसमें विद्युत धारा किसके वजह से उत्पन्न हो रही थी? विद्युत वाहक बल के कारण। तो वही बोला है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, उसके आगे बोला है कि यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 तथा समयांतराल डेल्टा t के बाद फ्लक्स φ2 हो जाए तो डेल्टा t समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? φ2 माइनस φ1। अच्छा, परिवर्तन को कौन दिखाता है? डेल्टा। तो φ2 माइनस φ1 किसके बराबर होगा? डेल्टा φ के। अच्छा, यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो यहाँ पे जो लिखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E रहा, ये बराबर है किसके? चुंबकीय फ्लक्स, ये डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक, और ये जो दर शब्द आ रहा है ना, दर का मतलब होता है डेल्टा टी बटे डेल्टा टी, यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक, तो यही आप लिख देंगे, इतना, बस इतना ही लिख दीजिएगा। ये द्वितीय नियम है यहीं तक, ठीक है, यहां तक लिख दीजिएगा। नीचे ये प्रथम नियम हो गया, ये द्वितीय नियम हो गया। ये लिमिट लेने के लिए दे रखा है, इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप यहां तक लिखिए, ये प्रथम नियम, ये द्वितीय नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख ही दिए हैं। तो इसमें तीन टॉपिक हो जाएंगे और तीनों को आपने लिख दिया। पहला लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर दूसरा हेडिंग करेंगे प्रेरण संबंधी फैराड की नियम, उसके में लिखेंगे पहला नियम फिर दूसरा नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल दे रखा है हम लोगों का, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है और हाइगेन्स के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये बोला है। यही लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि तरंगाग्र क्या होता है, पहले तो ये समझाना है, फिर हाइगेन्स के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम को समझाना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं तरंगाग्र होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के समझ में रख के इसी में समझा रहा हूँ अभी, तो क्योंकि इसमें 60 में 3 लाइन में ही दिया था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊं। अब वैसे आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मैं सारे वीडियोज ऐसे नहीं बनाने वाला हूँ, सब कुछ लिख लिख के अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, और वैसे भी जो जरूरत की चीजें सब लिखाई है। ठीक, तरंगाग्र में देखिए यहाँ से यहाँ तक बस लिखना था, तो मैंने छोड़ दिया था, आप लोग लिख लीजिएगा। मेरे पास अन्य भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन इसमें थोड़ा शार्ट लिख रखा था, तो यहीं से बता रहे हैं। देखिए लिखा है कि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ आई? ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। बात समझ आई? तो तरंगाग्र में आप ये 3 लाइन लिख देंगे। ये पहला जो लिख रखा था तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, ये तरंगाग्र का परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद अगली हेडिंग क्या करना है कि हाइगेन्स के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है, तो उस पर भी डिस्कस कर लिया जाए। हाइगेन्स के तरंगाग्र संबंधी, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का, फिर वही हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो मैंने बोला है कि ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं होती हैं। हाँ, ये वाली लाइन आपको लिखनी है जो नीचे दिया है, मैं बता रहा हूँ कहां से कहां तक। देखिए ये एक चित्र है, ठीक है, इस चित्र में ये जेड एक अक्ष है, इस अक्ष पे एक किरण, आपतित किरण है ये,
और ये यहाँ से इस तरह टकरा के वापस हो जा रही है। दूसरी किरण ऐसे आ रही है, ये भी टकरा के इस दिशा में वापस चली जा रही है। ठीक है, तब देखिए ए बी डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश इक्वल टू वी टी। ये ए बी है क्या, देखिए ये ए बी है और ये क्या है, बी ए है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ए बी और बी ए। तो यही प्रकाश के द्वारा यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में ये दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। तो यहाँ देखिए ये दूरी बराबर है चाल गुणे समय, तो ये चाल भी है और समय टी है। तो ए बी और बी ए डैश इक्वल टू कितना आ गया, वी टी आ गया, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये चीज आ गई। ठीक है, इसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यही सिद्ध करना है। अभी मैं करा दे रहा हूं सब कुछ।